वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो पॉलिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति। आज हम इसे ऐसा ख़त्म करेंगे, तुम दुनिया का कहीं भी क्या नाम अमेरिका में भी एग्ज़ाम देने चले जाओगे तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों ने पॉलिटी में प्रस्तावना और भी पहले एक वीडियो पढ़ के देख चुके होंगे, तो उसमें आप देख सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। जो भी कहीं भी मॉक देते होगे तो क्वेश्चन उससे बाहर जाता ही नहीं होगा, चाहे तो कोई भी मॉक दे लो जाके। तो उसी प्रकार से हम आज राष्ट्रपति टॉपिक खत्म करेंगे। लास्ट तक देख लेना राष्ट्रपति, फिर कहना कि हाँ भैया कुछ कमी रह गई। और जो चीज़ छूटी है ना वो आगे आर्टिकल्स में, इसलिए मैंने नहीं ली क्योंकि आगे आर्टिकल्स में बताना है। बाकी आपका बहुत जल्दी पॉलिटी भी कवर होगी। जो कह रहे थे कि चलो थोड़ी एग्जाम की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे एग्जाम एग्जाम एग्जाम। आप लोगों को खूब याद होगा कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का जो नोटिस था, ये क्या नाम नोटिफिकेशन, वो आया था क्या नाम में 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को आया तो खूब सबको याद होगा, ना याद हो तो आप सर्च करके देखना। और 27 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन शुरू होने थे हैं। और उससे पहले 20 दिसंबर से ही एग्ज़ाम डेट आने लगी थी। तो सब लोग फेक फेक कहते थे कि अभी क्या नाम नोटिफिकेशन नहीं आया, वैकेंसी नहीं, एग्ज़ाम डेट पहले आ जाएगी। सबके दिमाग में यही सब कहते थे, एग्ज़ाम डेट पहले आ जाएगी। तो एग्ज़ाम कम से कम 2 मंथ पहले ही क्या नाम उनको कंफर्म करने शुरू कर देते हैं। जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं उनकी क्या नाम बुकिंग 2 मंथ पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, 2 मंथ पहले ही। अब इसी समय 30 अप्रैल से आपके क्या नाम सेंटर बनाए जाने शुरू हो गए। 30 अप्रैल क्या नाम 15 मार्च की साइड से, हाँ 15 मार्च की साइड से अप्रैल मई, 15 मई। अब उस तरफ देखिएगा 15 दिसंबर की साइड वहाँ भी शुरू हो गए थे। 15 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 15 2 ढाई महीने लगे थे। उसी तरह अब यहाँ पे इनके एग्ज़ाम सेंटर हर जिले के लगभग में फाइनल हो गए हैं। जो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ जहाँ एग्ज़ाम कराना है, अब इनके मन में अपनी उन्होंने एग्ज़ाम डेट क्लियर कर ली हो, क्योंकि मेन सबसे बड़ा काम होता है सेंटर्स का, कि सेंटर्स मिल जाएँ बस। यदि सेंटर बन गए सारे क्या नाम मिल गए पूरे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। और मेन बात सेंटर की थी, तो सेंटर इनको मिल चुके हैं। तो जो सोते हैं वो सोते रहें, और बाकी आपको ही पता है 60 के वैकेंसी ज़िंदगी में अभी और कभी नहीं देखने को मिलेगी। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि नोटिस बिल्कुल सही था। और आपका एग्ज़ाम ठीक है, लगता है जून में तो 100% नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ हो जाए तो भैया मैं गलत हो जाऊँगा, लेकिन हाँ मुझे अपनी पॉसिबिलिटी बता रही जून में 100% एग्ज़ाम नहीं होगा। और आपका एग्ज़ाम 2 मंथ में 100% हो जाएगा, जुलाई और अगस्त में। जुलाई एंड अगस्त में आपका एग्ज़ाम 2 में से 1 मंथ में 100 नहीं 200% हो जाएगा। जो कोई कह रहा है कि नहीं होगा, कहीं न कहीं उसका भी फ़ायदा होगा। वो बच्चों को मतलब कि कुछ और समझते होंगे, ठीक है। और ना भी हो तो कम से कम आपको इतना तो पता 2000 फरवरी 2025 तक आपको मिल जाएगा वर्दी। तो छोड़ो एग्ज़ाम डेट, बस पढ़ते रहो। और फिर खुद को सांत्वना दे सकते हो, बस 3 महीने पढ़ लो। बस खुद को इतना कहो कि बस 90 दिन पढ़ लो, ज़िंदगी 90 साल अब आपकी निकल जाएगी अच्छे से। मतलब कि 90 साल तक करना, कि 90 साल इतना तो जी जाओगे, नौकरी लग जाएगी। तो नहीं जिए तब भी 70-80 साल जी जाओगे। समझे कि नहीं समझे। तो आप बिल्कुल मोटिवेट होके क्या नाम इसकी तैयारी करते रहिएगा, वरना बाकी तो आप समझते हो कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। कितना लोग उसे कितनी गलत दृष्टि से देखते हैं जिसके पास जॉब नहीं होती। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने राष्ट्रपति टॉपिक पे। भाग 4 का तक हम पढ़ा चुके थे। भाग 5 52 से 151 आर्टिकल तक इसे बोलते हैं संघ। इसे क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघ। और जो संघ में मतलब शासन व्यवस्था होती है, तो शासन व्यवस्था कैसे चलती है उस चीज़ को देखिएगा। एक ओवरव्यू। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून का निर्माण करती है, जैसे एमएलए एमपी सब कानून संसद होती है। कार्यपालिका जो हमारे क्या नाम जो कार्यपालिका जैसे ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो कार्य को लागू कराते हैं। और न्यायपालिका कुछ गलत हो रहा है तो उसको डिसीजन सही दे के उस चीज़ को सुधारती है, उसे न्यायपालिका बोलते हैं। अब देखिए कार्यपालिका 52 से 78 तक है। 52 to 70 विधायिका मतलब जो विधि बनाती है, लॉ बनाती है, वो 79 जिसे संसद बोलते हैं जहाँ पे 79 से 122 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में है। और सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 है। तो चलते हैं, चलो अपने टॉपिक पे। इतना तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, इसका मेन चीज़ अब शुरू होगी। इस ट्रिक को ध्यान से देख लीजिएगा। ये ट्रिक मैंने खान सर के जो नोट्स हैं पॉलिटी के, वहाँ से उठाई है ये ट्रिक। तो मुझे बता दें, जैसे कि आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो वहाँ से देख लेना। ये ट्रिक वहीं की उनकी ही बनाई हुई है, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। पकान कोका द्वयो दशम, पकान कोका द्वयो दशम, इतना याद रखना। और आपके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक निपट जाएंगे, 52 से 61 तक। देखो पा मतलब पद किसका, राष्ट्रपति का, इतना तो पता है। क्या नाम भाग 5 में संघ है, उस संघ में क्या पहले राष्ट्रपति है, इतना तो पता ही है।
तो देखिएगा, पकानिको का द्विवचन, पा मतलब पद, किसका? राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 52। का मतलब कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा कार्यपालिका प्रधान। कितने दिया? आर्टिकल 53 में। 54 में निर्वाचन, निर्वाचन मतलब उनका इलेक्शन कैसे होगा। कोटा जो मतलब कि उसकी योग्यताएं क्या होंगी। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, आर्टिकल 56 में दिया। दो मतलब दोबारा निर्वाचन, हाँ कि जैसे कि उसका दोबारा निर्वाचन हो सकता है, ऐसा नहीं अमेरिका की तरह बस 2 ही बार इलेक्ट हो सकते हो। जैसे कि हमारे देश का राष्ट्रपति, आगे इनका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं कि 1 बार 2 बार इलेक्शन जीत के। यो मतलब दुई, यो मतलब योग्यता, दा मतलब दशा, सा मतलब शपथ, 60 में शपथ, 61 में माँ मतलब महाभियोग। तो आप लोग इस चीज़ को दो चित पकानिकों का द्विदशम करके इसको 2-3 बार रट सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, भारत का यदि पूछा जाए प्रथम नागरिक कौन था। भारत का प्रथम नागरिक, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, क्योंकि सब कुछ कार्य इसी के नाम पे किए जाते हैं। मैं एक चीज़ भूल जाऊँ उससे पहले एक चीज़ लिख लीजिएगा, मैं नोट्स में नहीं लिखना है। जो राष्ट्रपति भवन है, हो सकता है मैं लास्ट तक भूल जाऊँ, इसीलिए मैंने क्या नाम यही सोच रहा था लास्ट में बता देंगे, लेकिन मैं यहीं पर बता देता हूँ। राष्ट्रपति भवन है जो, वो क्या नाम, रायसीना हिल पे स्थित है, रायसीना हिल, जिसे रायसीना डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे संसद जो राष्ट्रपति भवन है वो हमारा रायसीना हिल पे ही स्थित है। तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा जरूर, इस नोट्स में जो नोट्स बना है वो जरूर इस लाइन को लिख दे कि राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल पर स्थित है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 52 क्या कहता है। पा मतलब पा मतलब पद, राष्ट्रपति का पद। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, औपचारिकता के रूप में। ठीक है, बस इतना रख दो। यूपी पुलिस वाले कितना याद रखेंगे, जितना हम बताएं उतना याद रख लेंगे, बाकी छोड़ के चलेंगे, बाकी आगे यूपीएसआई वाले ध्यान देंगे, क्योंकि मैं यूपीएसआई आर तक लेवल लेके चलता हूँ। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है 52 कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, राष्ट्रपति का पद मतलब कि हाँ भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 है, पद मतलब राष्ट्रपति का। आर्टिकल 53 क्या होता है, का मतलब कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। कोई भी कार्य होगा तो राष्ट्रपति के नाम से होगा, मतलब कि कोई भी विधि संसद से पास होगी, जब तक राष्ट्रपति उसे साइन नहीं करेगा तब तक वो नियम नहीं बन सकता, कोई भी क्या नाम एक्ट हो। तो वही चीज़ कह रहा है, संघ की कार्यपालिका का प्रधान मतलब मुखिया राष्ट्रपति होगा। वह अपनी शक्ति अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, वह अपनी शक्ति का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, वह अपनी शक्ति का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, अधीनस्थ मतलब जो उसके पास मतलब उसके लिए काम करते हैं, अधीनस्थ मतलब उसके अधीन कार्य करते हैं, जो राष्ट्रपति के अधीन अधिकारी, ना कि संसद करेगी, वो अपने अधीन अधिकारी जो उसके अधीन कार्य करते हैं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। जो उसकी शक्तियाँ हैं, जो अपनी शक्ति, जैसे कोई बिल गया उसके पास, क्या ये सही है या गलत है, तो उसके क्या नाम अधीनस्थ देखेंगे, फिर बताएंगे कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे। तो इसका मतलब है, ये लाइन जरूर याद रखना, इतनी बार पूछी गई है कि राष्ट्रपति किनके कैसे कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति क्या नाम अपने अधीनस्थ के अधीन कार्य करते हैं, अधीनस्थ अधिकारियों के अधीन कार्य करते हैं। इस लाइन पे जोर दिया करें, उसे जरूर अच्छे से याद किया करो। आर्टिकल 54 क्या कहता है, का मतलब पकानी, का तक पकानी तक हो चुका, पकानी, फिर नी मतलब निर्वाचन, नी मतलब निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें दिया, आर्टिकल इलेक्शन किसमें दिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें दिया गया है, आर्टिकल 54 में दिया गया, आर्टिकल 54 में दिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, निर्वाचक मंडल द्वारा। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा होंगे, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा होंगे, प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतलब कि जितने राज्य हैं उनकी विधानसभा के जो मुख्यमंत्री होता है, जो विधायक भी जिसे मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो सारे क्या नाम सदस्य इसमें क्या नाम निर्वाचक मंडल में शामिल है। प्लस दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब जो इलेक्टेड होके है, जो विधायक एमएलए जिन्हें बोलते हैं और एमपी बोलते हैं, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली व पुडुचेरी को 17वां संविधान संशोधन था 1980 द्वारा शामिल किया गया था, किसमें, निर्वाचक मंडल में। किसमें शामिल किया गया था, निर्वाचक मंडल में 1990 में 70वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। अब देखो, विधान परिषद, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य व लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। जो विधान परिषद हो, जो एमएलसी द्वारा बनती है विधान परिषद, जैसे यूपी की विधान परिषद में कितनी सीटें, 100 सीटें हैं, तो वो 100 मेंबर भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के। क्योंकि एक क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो विधान परिषद मात्र 6 ही राज्यों में है, 6 ही राज्यों में, बाकी किसी राज्य में है ही नहीं, तो क्या नाम उसमें इलेक्शन में उतना
क्या नाम बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसीलिए विधान परिषद नहीं लेते। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य व लोकसभा के 2 इंग्लैंड, क्योंकि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति ने मनोनीत करते हैं तो राष्ट्रपति को जैसे हमने तुम्हें मनोनीत किया तो आप मेरे लिए तो वोट डालोगे। यदि मैंने तुम्हें मनोनीत किया, किसी पद पे बिठाया, तो आप मेरी गुणगान करोगे। इसीलिए देखो कितना अच्छा संविधान लिखा गया हमारा कि जो जिनको हम चाहते हैं वो तुम्हें चाहने नहीं, मतलब कि वो तुम्हें चाह नहीं सकते हैं संविधान की वजह से। तो 12 मनोनीत सदस्य व लोकसभा के 2 इंडियन भाग नहीं लेते हैं। एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एक विधानसभा के सदस्य का वोट की वैल्यू क्या होगी, एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, उस राज्य की जनसंख्या पर राज्य के कुल एमएलए इंटू 1000। अब देख लीजिएगा उस राज्य की जनसंख्या, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20 करोड़, मान लो 20 करोड़ है, 20 करोड़ कितने जीरो लगेंगे पता नहीं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एक और जीरो हो गया है बटे में राज्य के कुल एमएलए कितने 403 और मल्टीप्लाई बाई 1000 मतलब 1000 1 2 3 1 2 3। अब इनको मतलब 4 मान लो, सीधे सीधे 4 1 2 1 2, तो मतलब 4 पंचे 20, लगभग में 500 के करीब में एक एमएलए का वोट माना जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। एक एमएलए की वैल्यू, एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 500 यूपी के। एक एमपी कुल एमएलए का वोट, ये एक चीज़ सुन लीजिएगा कि हर राज्य के एमएलए एमपी के वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। ये चीज़ ऑप्शन में दिया गया है, आपको एक कोटेशन में दिया जाएगा क्या हर एमएलए एमपी के वोट की वैल्यू समान होती है, तो आप कहोगे नहीं समान नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है। अब एमपी का, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का सदस्य, कुल एमएलए का वोट, कुल एमएलए का वोट बटे कुल सांसद लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन से होंगे, निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह एमपी का निकाल सकते हो। अब क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होगा। इस लाइन को एकदम अपने गांठ में बांध लीजिएगा, ये लाइन कभी नहीं भूलनी जिंदगी में, कुछ भी हो जाए चाहे आप उनको भूल जाना लेकिन इनको मत भूलना, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होगा, गुप्त मतदान द्वारा होगा। अब ये देखिएगा क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हुआ, कोई भी क्या नाम मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो कहाँ उसका निपटारा होगा, उच्चतम न्यायालय में होगा। अब आर्टिकल 55 पकान कोका द्वयोदशम, कोका मतलब तरीका, कोटा। तो राष्ट्रपति चुनाव का तरीका क्या होगा, तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका थॉमस हेयर ने दिया था। राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका किसने दिया, थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जाओ मैं चैलेंज करता हूँ कि इस क्वेश्चन को किसी ने कराया हो तो बताना। जी मैं अपने पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं आपको कंटेंट पे भरोसा करना सिखाता हूँ कि ये तुमने हमसे पढ़ लिया तो फिर तुम्हें किसी के पास पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमसे बेहतर कंटेंट कोई देते ही नहीं पूरे यूट्यूब पे। छोटे हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं और अच्छे से कंटेंट को डिलीवर करने वाले हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका थॉमस हेयर ने दिया था, और ये पता 4 जगह पूछा गया था। इस 80 में शायद आरपीएफ में भी पूछा गया, आरपीएफ में पूछा गया था, और जो शायद फेज 11 उसमें पूछा गया था, और 2 जगह और देखे थे। मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। वरना आप इस हेयर पद्धति बोलते हैं किसको, जिस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे हेयर पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेयर पद्धति बोलते हैं। क्लास लेने के बाद सोचते तो होगे कि कंटेंट लाते कहाँ से हो। जैसे हमने 1930 वाला यूनिक क्वेश्चन लाए थे जब, कि ये 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, तो 2-3 लोगों ने कहा था ये कहाँ से आएगा, उल्टा सीधा कराते रहे। जब क्वेश्चन आ गया तो कह रहे भाई हम समझ नहीं पाए थे। यही हाल पॉलिटी में होगा। जब पॉलिटी से 100% क्वेश्चन, क्या नाम पता है, अभी तो मैं कुछ कहता तो नहीं जाता हूँ, लेकिन जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, और मैं गारंटी लेता हूँ 30 क्वेश्चन में अपने सीधे नोट से निकालना। कैसे निकालना है उसका तरीका बता दो। 16 क्वेश्चन आते हैं क्या नाम पॉलिटी के, 16 क्वेश्चन, 16 के 16 हम इसी क्लास से स्क्रीनशॉट के साथ हर क्या नाम शिफ्ट में दिखा देंगे, 16 के 16। अब बचे कितने, 14 क्वेश्चन बचे। 14 में क्या नाम साइबर क्राइम से, क्या नाम हेल्पलाइन नंबर, वो क्या नाम साइबर क्राइम से और सोशल मीडिया के कहीं ना कहीं करके 14 क्वेश्चन जीएसटी और क्या नाम और सारे टॉपिक में मूल भी दिए, तो वहाँ से निकाल देंगे। 30 क्वेश्चन हम करा ही देंगे। अब बोलो, तो हेयर पद्धति से इस चीज़ को याद करिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, जैसे उसने आज पद ग्रहण किया राष्ट्रपति ने, तो 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल माना जाएगा। आर्टिकल किस में दिया गया, 56 में दिया गया है।
अब देखो, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब ये लाइन आप लोग नहीं, बस इतना ही तो जानते होगे कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन आगे की लाइन नहीं जानते हो कि उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है कि हाँ, राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र भेजा है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया शुरू होती है। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि आर्टिकल 57 कहता है एक ही राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे। पूछा ऑप्शन खूब क्वेश्चन में पूछा गया कि, अब मैं बताऊँ स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुआ, एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। परमंत तो कहाँ से दिया था? संचित निधि दिया था। जब 267 68 69 जब हम निधियाँ पढ़ाएंगे तब वहाँ पे क्या नाम आपको बताएंगे कि संचित निधि क्या होती है, समेकित निधि क्या होती है, और क्या नाम आकस्मिक निधि क्या होती है, सब कुछ बताएंगे। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है, किस निधि से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। अब देखिएगा अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या अर्हताएं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या हैं कि भारत का नागरिक हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उसमें कहीं कहीं ऑप्शन में दिया तो भारत का नागरिक जन्म से होना चाहिए, नहीं, बस सिर्फ उसके पास नागरिकता होनी चाहिए, चाहे कहीं का भी हो, देश का हो चाहे विदेशी का हो, चाहे उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ चाहे कहीं किसी भी देश में, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होंगे। 50 पहले 10 होते थे। पहले क्या नाम प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते थे? 10 होते थे। अब कितने होते हैं? 50 होते हैं। जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। 15,000 रुपये होती है जमानत राशि। और इस चीज़ को जरूर याद रखना, जमानत राशि कहाँ जमा की जाती है? आरबीआई बैंक में, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना कि लोकल बैंक में, सीधे आरबीआई में, जो हमारे क्या नाम गवर्निंग बॉडी पैसे जहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो सीधे कहाँ जमा? आरबीआई में जमा करना होगा। कितना? 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में। एसबीआई ये सब किसी में नहीं जमा होते। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हर चीज़ पूछी जाएगी, और बाकी जो चीज़ नहीं मैंने लिखी वो चीज़ नहीं पूछी जाएगी। यदि कुल मतों का 1/6 पाने में असमर्थ हो तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जैसे कोई उम्मीदवार खड़ा है, कुल वोट 6 क्या नाम 6,000 पड़े, ये दूसरे 1/6 पाने में असमर्थ था। 1/6 मतलब 1,000। 1,000 पाने में लगभग मतलब कि 999 यदि वो वोट पाता है। देखो 1/6 से कम है। यदि वो 999 वोट पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत राशि जब्त का मतलब कि जो ये पैसा है क्या नाम 15,000, ये तुम्हारा वापस नहीं दिया जाएगा, क्या नाम सरकार और बैंक खा जाएगी, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। दिल कह रहा है दीवाना, कोई ना गाना भी गाना चाहिए। सरकारी नौकरी लाभ का पद ना हो। अब हाँ, आगे क्या कहता है, ठीक है। हाँ, कि असमर्थ हो। और आर्टिकल 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 हाँ, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गई थी, सॉरी, कुछ भी गाना ना लगा, थोड़ा सुन लेना चाहिए। तो क्या नाम जो शर्तें हैं आर्टिकल 59 में दी गई, यहाँ पे क्या नाम छूट गया था, तो ऊपर लाइन बची थी तो मैंने उसमें लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं कह सकते हो, कि जो शर्तें हैं आर्टिकल 59 में शर्तें देंगे। शर्तें क्या हैं कि पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होगा? सरकारी नौकरी का पद लाभ का पद माना जाता है, लेकिन एमएलए एमपी के जनता के सेवक माने जाते हैं। तो आप लोग कहते हो कि एमएलए एमपी को क्यों नहीं लाभ का पद माना जाता? क्योंकि उन्हें जनता का सेवक माना जाता है। सरकार भी कहती है, संविधान भी कहता है जनता के सेवक हैं, क्योंकि लिखने वाले भी इंसान ही थे, तो उनको खुद को सेवक बता लिया और लाभ का पद नहीं बना। वरना एक साथ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता कि हाँ प्रेजेंट में एमएलए क्या नाम एमपी का चुनाव लड़ा जा रहा है। समझे? समझ गए? आर्टिकल 7 पकानिको का दुयो द सम द सा मतलब म। शपथ क्या है? शपथ देख लीजिएगा क्या शपथ कहती है कि शपथ सीजेआईएफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वो उनकी अनुपस्थिति में शेष न्यायाधीशों में से जो क्या नाम 30-32 न्यायाधीश होते हैं, कोई उनमें से वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ये है महाभियोग। 61 दुयो दशम मतलब महाभियोग। आर्टिकल 61 में दिया गया महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब लगेगी? महाभियोग संविधान के उल्लंघन करने पर, हालांकि शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है, मतलब कि वो संसद अपना निर्णय तय करेगी कि संविधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ। बाकी संविधान के उल्लंघन नामक वर्ड कहीं भी क्या नाम परिभाषित नहीं है। बस इसे संविधान में इतना लिख दिया गया, संविधान के उल्लंघन करने पर क्या नाम से महाभियोग राष्ट्रपति पर लगा दिया जाएगा, हालांकि शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है।
महाभियोग क्या होता है? महाभियोग महाभियोग संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में। महाभियोग प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव चाहे लोकसभा में स्टार्ट कर दो चाहे राज्यसभा में स्टार्ट कर दो, ठीक है। लोकसभा चाहे राज्यसभा, कोई एक भी सदन में स्टार्ट कर सकते हो। और ये प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई। ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अमेरिकी संविधान से ली गई। इस लाइन को याद रखना। प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे अंडरलाइन कर दो। जिस सदन में लाया जाता है क्या अध्यादेश, वहाँ 1/4 कुल सदस्यों का पास करना जरूरी है। कि जैसे कि आप राज्यसभा में आए, वहाँ पे जैसे लोकसभा में आए, लोकसभा में कितने 500 सदस्य हैं, 500 का 1/4 कितना हो गया? 500 का 1/4 कितना हो गया? 25 पंचे 125, 125 हो गया 500 का 1/4, तो 125 सदस्य को पारित करना ही पड़ेगा। तो क्या है कि अध्यादेश का 1/4 कुल चाहिए। राज्यसभा में कितने हैं? 243, लगभग 60 65 लगभग में आपको जरूरत पड़ेंगे। तो महाभियोग समझिएगा, जो जो लाइन याद करनी वो समझ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। अध्यादेश वहाँ से 1/4 कुल सदस्यों का पास करना होगा। और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोप की जांच करेगा। जैसे कि आपने लोकसभा में क्या नाम अध्यादेश पेश किया, वहाँ से पारित हो गया, जब वो दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरा सदन उसको क्या नाम जांच करेगा, क्या ये आरोप लगाया जाना सही है या गलत है। और फिर जिस सदन में पहले प्रस्ताव लाया गया था तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, तो वहीं से क्या नाम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। और जब प्रक्रिया शुरू होगी और उस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद जो जिस सदन में भी शुरू होगी, उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 से पारित करना होगा। 2/3 से पारित करना होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। फिर राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देगा। बस आपको कुछ नहीं याद करना है। क्या करना है? एक 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, 1/4 से क्या नाम पास करना होता है। फिर उस सदन में 2/3 बहुमत से उसको बिल को क्या नाम अध्यादेश को पास करना होता है, तो राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देगा। बस इतना याद करना, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखो, हमारा मकसद है कम पढ़ाओ और एक ही क्लास में ख़त्म करो। 4 4 घंटे मत बच्चों को बर्बाद करो, खुद अपना रिवीजन करेंगे जाके। इतना पढ़ लो बस, उसके बाद तुम्हें ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमारे ने कुछ छूटा तो नहीं है। छूटा भी होगा तो वो सबसे छूटा होगा। राष्ट्रपति तीनों तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सर्वोच्च कमांडर मतलब तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। यदि पूछा जाए कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो कहोगे राष्ट्रपति। यदि उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। अब देखो, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक वह राष्ट्रपति बना रहेगा। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और अभी क्या नाम इलेक्शन आ गए, लेकिन अभी कोई नया राष्ट्रपति चुना नहीं गया, तो तब तक वही राष्ट्रपति बना रहेगा जो पहले था। समझ रहे कि नहीं बात? तो इसका मतलब यही, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक वह राष्ट्रपति बना रहेगा। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। चीज़ मैं वहीं पे बता चुका था जब एक एमएलए का वोट निकालना सिखाया था। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के लिए पढ़ा लिखा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी नेता, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तभी तो हमारे देश का बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्क है। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस खेली जाती है। अभी कह दोगे तो पता नहीं कौन कौन नाराज़ हो जाएगा, लेकिन नाराज़ इसलिए होंगे क्योंकि वो माइंड उनका क्या नाम ब्रेन वॉश हो चुका है। अपने ब्रेन को खोलो, खुद सोचने की क्षमता डेवलप करो। यही नहीं कि हिंदू मुस्लिम पे लड़ते रहो, या क्या नाम लड़ना हो तो विकास पे लड़ो, सब कुछ लड़ो, ठीक है। चलो रहने दो, नहीं तो विकास के नाम पे तो लड़ाई हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के लिए पढ़ा लिखा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम कुपड़ा हो। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस वर्ड को कौन कौन डिफाइन करेगा कमेंट में, तो मज़ा आ जाएगा। यदि अर्ध, वरना मैं तो करूँगा। यदि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया किसी को आती है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है तो जरूर डिफाइन करें। और एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस किस प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। मैं हिंट दे सकता हूँ कि इसमें क्या नाम एक न्यायिक तरीके से महाभियोग नहीं लगाया जाता, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक मतलब आधा न्याय मिलता है। बाकी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 माह में भरा जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त पद, राष्ट्रपति किसी कारण बस उसकी डेथ हो जाती है या उसे कोई पद त्यागना पड़ता है, तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए।
अगली लाइन देखिएगा क्या कह रही है। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु या पदच्युत या मतलब पद से हटने से या अन्य कारण से खाली होता है, तब उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। मतलब कि 6 माह तक तो राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना बहुत जरूरी हो जाएगा। मतलब कि उपराष्ट्रपति मात्र 6 माह तक, जैसे कोई राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए, तो उनकी जगह पे तो 6 माह के लिए कोई जो उपराष्ट्रपति वो 6 माह तक ही बैठ सकता है, उससे पहले चुनाव कराने पड़ेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजीआई, वरिष्ठ एससी के जज। मतलब राष्ट्रपति एक्सपायर हुए और उसी टाइम पे उपराष्ट्रपति भी नहीं है, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, और क्या नाम, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश करेंगे, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, वरिष्ठ वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। वरिष्ठ मतलब जो सीनियर है 30 जजों में। अब 30 जजों में एक तो मिल ही जाएगा राष्ट्रपति का काम करने के लिए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो जज भी थे और राष्ट्रपति भी बने थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग कर सकते हैं? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी अनुशंसा पे भंग कर सकते हैं। यदि उसने कहा है कि हाँ, अब लोकसभा को भंग कर दिया जाए, 50% क्या नाम वो दे देंगे मेजोरिटी, उसके साथ पास करके बिल पकड़ा देंगे, देखो तो राष्ट्रपति आदेश कर देंगे कि हाँ, इस लोकसभा को भंग किया जाता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, बुलाई जाती है आर्टिकल 108 में। राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त लोकसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की। ये पहली बार कब हुई थी? इससे पहले भी हो चुकी, लेकिन जो मान्य है क्या है, भारतीय डाकघर पर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। ज्ञानी जेल सिंह उस टाइम पे थे, पॉकेट वीटो, मतलब जो रियल वीटो होती है वो पॉकेट वीटो होती है, रियल वीटो जिसे बोलते हैं, मतलब कि हाँ, ये वीटो पावर है राष्ट्रपति का खुद का 100% है। तो भारतीय डाकघर पर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने पहले अपनी वीटो का इस्तेमाल किया था। किस बिल पर? भारतीय डाकघर पे। और उस टाइम पे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, और कौन सा वो वीटो का यूज किया था? पॉकेट वीटो का यूज किया था। जब आर्टिकल 72 पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे सारे वीटो भी बताएंगे कौन कौन से वीटो पावर होते हैं राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 कहते हैं राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति तथा कुछ दशाओं में दंडादेश के निलंबन या लौहकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति प्राप्त है? न्यायिक, ना कि अर्ध न्यायिक। राष्ट्रपति किसी भी क्या नाम दंड को कम कर सकता है, या क्या नाम फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। माफ करने का मतलब फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। तो क्या नाम, राष्ट्रपति की क्षमा याचना की शक्ति किस में दी गई? 72, आर्टिकल 72 में दी गई। अब देखिएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कोई भी क्षेत्र है, जैसे आपका गांव है, ये गांव के पड़ोस में इतना सा एरिया है, इसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है कि मतलब अनुसूचित जाति के लिए है, तो इसको कौन घोषित करेगा? ये राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार मतलब संविधान अधिकार देता है कि और कोई भी इसे क्षेत्र को घोषित नहीं कर सकता, राष्ट्रपति उसे घोषित करेगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। जैसे जब मतलब सत्र शुरू होता है, पहला सत्र, उससे पहले राष्ट्रपति को अभिभाषण करना होता है, जैसे राज्यपाल को करना होता है, तो उस अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है तुम्हें क्या क्या बोलना है, इसीलिए तो राष्ट्रपति को कठपुतली कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से थे। निर्विरोध निर्विरोध एन संजीव रेड्डी हुए थे। पहले कौन सा राष्ट्रपति जो निर्विरोध हुए थे? एन संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो क्या नाम राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष था? तो कौन था? नीलम संजीव रेड्डी, जिन्हें एन संजीव रेड्डी बोलते हैं। यही क्या नाम थे? क्या निर्विरोध प्रत्याशी, मतलब निर्विरोध जीते थे। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो जिन्हें दार्शनिक कहा जाता है, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में, फिलोसफर के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 11वें राष्ट्रपति कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे। वही क्या नाम, JRD, मतलब कि टाटा के जो दादा थे उनका क्या नाम था? JRD। पेरेंट्स बिलोंग टू इंडिया एंड फ्रांस। उनके मम्मी पापा क्या नाम, पापा इंडिया से थे, मम्मी फ्रांस से थी। इसीलिए इंग्लिश में एक टॉपिक था, JRD's पेरेंट्स बिलोंग टू इंडिया एंड फ्रांस। JRD मतलब जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा।
तो इनका नाम फुल फॉर्म पूछा गया JRD का, यूपी पुलिस में ही पूछा गया था, JRD में याद आ गया तो चलो बोलते हैं, जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, टाटा। और ए पी जे अब्दुल कलाम तो लास्ट में याद ही है, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, सॉरी गलत हो गया, APJ होनी चाहिए, APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, इनके नाम पूरे याद रखो, पूछे जाते हैं। 11वें राष्ट्रपति कलाम साहब को जो 2002 से 7 तक रहे, मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, जिन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम को। मेरी एक ही तो गारंटी है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बीबी गिरी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे, ऐसे कौन सा राष्ट्रपति था तो जो बीबी एक कहना कौन राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट क्या नाम ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिसके क्या नाम निर्वाचन विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, उस टाइम क्या नाम बीबी गिरी के जो राष्ट्रपति बने थे, इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और ये खुद उस टाइम पे उपस्थित हुए थे। पूछा जाता है कौन से राष्ट्रपति की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और उन्हें क्या नाम कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था, कौन थे, बीबी गिरी। राष्ट्रपति भवन का निर्माण एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। विदेशी संधियों पर बातचीत की शक्ति राष्ट्रपति को पास होती है, जैसे कोई भी विदेशी संधि या कोई समझौता होगा तो उस पर साइन किसके होंगे, राष्ट्रपति के, ना कि प्रधानमंत्री। हालांकि हमारे वाला मुंह उठा के चल देता कहीं भी, लेकिन मेन शक्तियाँ होती हैं किसकी, राष्ट्रपति की। बुरा लगा होगा आप लोगों को, लेकिन जो मैं संवैधानिक चीज़ें बोल रहा हूँ, आपको खराब लगे वो अलग चीज़ है, लेकिन संविधान जो कहता है संविधान तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कह देंगे कि हाँ प्रधानमंत्री को जाना जरूरी, वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को जाना जरूरी होता है और संविधान के राष्ट्रपति मेन होता है, समझो। कोई बात नहीं, सॉरी बुरा लगा, लेकिन सच सच होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र, जैसे लोकसभा का जैसे अभी चुनाव चल रहा है, इसका निर्वाचन होगा 4 जून को, रिजल्ट आएगा, उसके बाद 5 जून को क्या नाम सभी मतलब सदस्य होंगे। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। जो राष्ट्रपति होते हैं, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ अभी, निर्वाचन होने के पश्चात या प्रत्येक वर्ष में जो सत्र शुरू होता है, 3 सत्र होते हैं ना, प्रत्येक सत्र के शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, कौन, राष्ट्रपति जी। आर्टिकल 359 के तहत जो शक्ति दी गई उसका प्रयोग राष्ट्रपति करता है। मैं क्या नाम उसमें बता चुका हूँ, किसमें, मूल अधिकार में। फिर भी जब आर्टिकल 359 आएगा तब बताएंगे। UPSI 28 नवंबर 2021 को 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। थर्ड या सेकेंड शिफ्ट, हाँ सेकेंड थी, थर्ड या सेकेंड, इसको कोई भी वो सेकेंड शिफ्ट थी तो उसमें क्वेश्चन ये सेकेंड ही थी, यहाँ थर्ड तो तब होती नहीं थी, तो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, मतलब कि संसद में कौन कौन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक क्यों होता है, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है, और होता भी है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि संयुक्त बैठक बुलाता है कौन, राष्ट्रपति बुलाता है, तो अभिन्न अंग नहीं है तो फिर क्यों बुलाता है। लोकसभा भंग कर सकता है, अभिन्न अंग उसमें पावर नहीं है तो फिर क्यों लोकसभा भंग कर सकेगा। प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। किन्हें, राष्ट्रपति जी को, माननीय सम्मानीय राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं, जो चीज़ पहले दोबारा लिख गई, कोई बात नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। लोकसभा भंग होती है तब आकस्मिक निश्चित धनराशि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निकाली जाती है, जैसे कि लोकसभा भंग हो गई है और क्या नाम कोई काम कराना बहुत ज़रूरी है और कोई चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ जैसे कि पुल टूट गया है वहाँ पे और बहुत ज़रूरी है वहाँ पे पुल बनवाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आवागमन में, तो वहाँ पे आकस्मिक निश्चय या कोई क्या नाम कुछ भी क्या नाम अचानक काम पड़ गया तो राष्ट्रपति के नाम आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश से क्या नाम किसमें आकस्मिक निश्चय क्या निकाला जाएगा, धन निकाला जाएगा, धनराशि, जब लोकसभा भंग होती, मतलब कि लोकसभा कार्य में नहीं होती, जब कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होता, इसका मतलब ये है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से पेश किया जाता है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। एकमात्र ऐसा बिल है जो राष्ट्रपति, वैसे तो सबको पुनर्विचार के लिए लोकसभा या राज्यसभा में भेज सकता है कि इससे पुनर्विचार किया जाए, सही मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन एक वित्त विधेयक वो कहना वित्तीय बिल जो एकमात्र ऐसा बिल है जिसमें राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए कोई भी विशेषाधिकार नहीं, उसे क्या नाम पास करना ही होगा, वित्तीय बिल है ये, ठीक है। आपातकाल 1975 के दौरान कौन क्या नाम प्रेसिडेंट था, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली रखना, कुछ भी छूटेगा नहीं और बाकी सब चीज़ें हम आगे कराते ही चलेंगे जब क्या नाम आर्टिकल्स आएंगे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जैसे कि लोकसभा भी हमारी क्या नाम नई लोकसभा बनेगी, नई लोकसभा का निर्माण होगा तो उसमें क्या होगा कि कोई भी क्या नाम लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि किसी भी वरिष्ठ क्या नाम सदस्य को
क्या नाम प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देंगे। और वह तब तक कार्य क्या नाम प्रोटेम स्पीकर का यही काम होता है कि जो नए लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको क्या नाम शपथ दिलाना और कार्रवाई को शुरू करना। और जब क्या नाम कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, और फिर कार्य जैसे चलता वैसे चलने लगेगा। दूसरे देश के साथ युद्ध करने की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ना कि प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है। यदि किसी ने हमारे तरफ क्या कुछ भी फेंका, पटाखा दगाया, तो उसके ऊपर बम दाग देंगे। कौन क्या नाम ये आदेश करेगा? राष्ट्रपति साहब करेंगे। लोकपाल बिल पर प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। लोकपाल बिल 2013 में आया था कि 14 में आया था? शायद 14 में आया था, 2013 में आया था लोकपाल बिल। तो लोकपाल बिल पर किसने हस्ताक्षर किए थे? 2014 में प्रणब मुखर्जी ने किए थे। पूछा गया था, इसलिए चीज़ मैंने लिख ली है। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट, जैसे राष्ट्रपति किसी भी ऐसा राज्य है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन है, तो उस राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उस राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विदेशी भूमि पर तैनात राजदूत और उच्चायुक्त राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कोई भी हमारा राजदूत है, कोई भी विदेश में क्या नाम पोस्टेड है या क्या नाम नियुक्त है, तो वो सिर्फ खुद को राष्ट्रपति मानेगा, हम भारत के देश के राष्ट्रपति हैं। यदि मैंने, जैसे कि आप हेड हो अपने घर के, आप पापा आपके हेड हैं, तो आपके पापा ने कहीं भेज दिया, कहीं जैसे दावत आती है, कोई न्योता खाने के लिए बुलाया जाता है, किसी भी शादी बारात में जाना है, तो कहते हैं चलो, पापा कहते हैं क्या कहते हैं, चलो तुम चले जाओ। तो वहाँ पे तुम क्या पापा को अपना रिप्रेजेंट करोगे, ना कि खुद को। तो क्या नाम आप, क्योंकि उनके आप रिप्रेजेंटेटिव हो, किसके? अपने पापा के। तो वही आप उस टाइम पे आप पापा ही माने जाओगे कि हाँ उनका लड़का आया था, इसका मतलब वही आया था। उसी तरह क्या होता है, राष्ट्रपति तो क्या राष्ट्रपति रहेगा, लेकिन विदेशी भूमि पे तैनात राजदूत और उच्चायुक्त राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब कि वही राष्ट्रपति खुद को मानेंगे और कुछ भी नहीं। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार लोकसभा इलेक्शन हुए। लोकसभा अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लोकसभा की जो इलेक्शन होंगे उनको अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद क्या नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। बाकी पूरा काम, जैसे कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, हाँ अधिसूचना जारी कर दी कि हाँ इलेक्शन होंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर क्या नाम अपना वर्क करने लगेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, डेली दो दो याद कर लेना। और एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, यूपीएसआई में 2014 में पूछा गया, 2018 वाले में पूछा गया, हर वैकेंसी में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इस लिस्ट को याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रधानमंत्री बता रहे राष्ट्रपति हुए थे कब? 26 जनवरी 1950 से 1962 तक 2 बार राष्ट्रपति रहे। और इनका देखो, कार्यकाल के अनुसार ये तीसरे थे, 1 से 3 तक पहला कार्यकाल रहा, दूसरा कार्यकाल रहा, तीसरे कार्यकाल में एक्सपायर हो गए थे, तो तीसरे कार्यकाल में ये रहे। लेकिन व्यक्ति के अनुसार ये पहले थे, व्यक्ति मतलब पहले ही तो थे। और यही पूछा गया था, कौन? रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के थे? रामनाथ कोविंद चौथे नंबर के, 14वें नंबर के थे। क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में, इसलिए इस चीज़ को याद करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चौथे क्या नाम कार्यकाल के अनुसार चौथे में हुए, लेकिन व्यक्ति के अनुसार दूसरे हुए। बराहमीर वेंकट रमण कार्यवाहक, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, मतलब कि ये जज थे, कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, ये भी इनको भी नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बराहमीर बीबी गिरी राष्ट्रपति हुए थे। बीबी गिरी राष्ट्रपति वैसे तो 6ठे नंबर के थे, लेकिन ये चौथे नंबर के थे, किसे? व्यक्ति क्रम के अनुसार। अब इनका क्रम जरूर याद रखना, दो दो डेली याद करना। क्या नाम बहुत अच्छे से इसका नाम पीडीएफ के नाम जो बनी है, बहुत अच्छे से इसको दिखाया गया है। तो आप लोग फखरुद्दीन अली अहमद बने, फिर बी डी जत्ती बने, कार्यवाहक बने, नीलम संजीव रेड्डी बने, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकटरमण, शंकर दयाल, के.आर. नारायण बने, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में कौन है राष्ट्रपति? जरूर बताइएगा। जो प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं वो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और ये 17वें नंबर का व्यक्ति क्रम के अनुसार है। 15 नंबर के राष्ट्रपति कौन है? कौन है बताओ? मुझे याद ही नहीं नाम है, लेकिन आप लोग कमेंट करके देखो, जिसने वीडियो लास्ट तक देखा होगा वो अपने प्रेजेंट राष्ट्रपति का नाम जरूर कमेंट करके बताएगा, और मुझे एहसास हो जाएगा कि इसने वीडियो अपनी बड़ी शिद्दत से देखा है। ठीक है, क्योंकि ये कोड होता है, जो लास्ट में देखेगा वही चीज़ बता पाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राष्ट्रपति नाम का टॉपिक आज खत्म हो गया। इससे बाहर दुनिया का कोई क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम बैठ जाना, कहीं बैठ जाना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये मैंने अपनी घोषणा कर दी है। और इसी तरह देखो, राष्ट्रपति खत्म हो गया, उपराष्ट्रपति खत्म कर देंगे, ऐसे करके आपकी पॉलिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और एक चीज़ है, आप लोगों ने ही कहा था कि हमें पॉलिटी
ये चीज़ यूपीपी वालों को भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन आए थे। और आप लोगों से चीज़ कहनी पड़ेगी कि जब आप यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी तो सबसे ज़्यादा प्लेलिस्ट यही सर्च की जाएगी, यही देखी जाएगी, क्योंकि इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता यूपीएसआई के लिए। चाहे आप चाहे विनायक या कोई रामायण या किसी भी बैच से क्या नाम कोचिंग कर रहे हो, लेकिन इससे बेस्ट कंटेंट नहीं देगा, खुद की मेहनत दिखती है इसमें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिएगा, क्योंकि जो लास्ट तक देखेगा वो ये ज़रूर कमेंट करेगा और ज़रूर शेयर करेगा और एक एक सब्सक्राइबर बढ़वा देगा, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन के हकदार हो जाओगे आप। आपका सपोर्ट मेरा सपोर्ट है भाई, खुद सोचो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो एग्ज़ाम के लेकर बताइए, पढ़ाई मत छोड़िएगा। 60 के वैकेंसी लास्ट वैकेंसी है, और इसमें सिलेक्शन जरूर ले लीजिएगा, वरना इतनी ज़्यादा क्या नाम भगदड़ हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी ज़िंदगी क्या कह रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।